नमस्कार साथियों, मैं पवन त्रिपाठी आप सभी का एग्जामपुर कलम से क्रांति में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। जो लोग पहली बार हमारे एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल चैनल पर हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सभी लोग को एग्जामपुर टीचिंग स्कूल, एग्जामपुर परिवार, हमारे सीनियर्स जूनियर्स सभी लोग की तरफ से मैं आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो सभी लोग जल्दी से बेटा क्लास में आ जाइए, जल्दी से देर ना करते हुए सभी लोग क्लास में आ जाइए। बिल्कुल, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब बेटा देर नहीं करते हैं क्योंकि क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। और लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पदार्थ और अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा था। आज जो क्लास होगी हम उसके आगे पढ़ेंगे और एक बार मैं उसको दोहरा दूं ताकि आपको जो लोग कल वाली क्लास में नहीं जुड़े थे वो उसको एक बार देख लें ताकि उनका रिवाइज हो जाए, और जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आए हैं वो जल्दी से क्लास में आ जाइए। देखिए, जब बात करते हैं खट्टा दूध और दही की, तो खट्टे दूध और दही में बेटा क्या होता है, ध्यान रखिए, खट्टे दूध और दही में प्यारे बच्चे क्या होता है, आपका लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है बच्चे? लैक्टिक अम्ल होता है। इमली कच्चा अंगूर, इमली और कच्चा अंगूर में बेटा क्या होता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली और कच्चा अंगूर बेटा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और जो टमाटर होता है, टमाटर में मेरे प्यारे दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल, क्या होता है दोस्तों, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में प्यारे दोस्तों क्या पाया जाता है, आपका मैलेइक अम्ल। सेब में बेटा क्या पाया जाता है, सेब में मैलेइक अम्ल पाया जाता है। नींबू, संतरा और मौसमी आदि में बेटा आपका साइट्रिक अम्ल, कौन सा बेटा, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका जो होता है बेटा, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल, कौन सा बच्चे, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें बेटा फार्मिक अम्ल, कौन सा बेटा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और कोल्ड ड्रिंक में प्यारे दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक में आपका कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। और मूत्र में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये बातें हम लोगों ने कल जो क्लास हुई थी वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, लेकिन जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग एक बार को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चीज़ों को नोट करने में क्लास में आप लोग नोट नहीं कर पाते हैं। सभी लोग को हाँ भैया दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी लोग को जल्दी से जल्दी, हाँ सभी लोग बेटा क्लास में नोट नहीं कर पाते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोग चीज़ों को नोट कर लें। भाई सीधी बात है, जिस तरह से आप लोग कथा सुनते हैं तो कथा में इंपॉर्टेंट क्या है, प्रसाद मिल जाए, तो लेक्चर में क्या है, उसका नोट्स मिल जाए, तभी तो फायदा होगा ना भाई। कथा सुन लेते हो और कथा के बाद अगर आपको चरना में तो प्रसाद नहीं मिलता है तो कथा सुनने का फायदा नहीं होता है बाबू। ऐसे यहाँ होता है बच्चा, लेक्चर ले रहे हो लेकिन नोट नहीं कर रहे हो, स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो, और ले लिए हो तो ग्रहण नहीं किए हो, तो समझ जाओ बस। चलो अब बात करते हैं बेटा लवण की। अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण और जल बनता है। क्या बनता है बेटा, अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण और जल बनता है। क्या बनता है दोस्तों, लवण और जल बनता है। लवण की प्रकृति ना तो अम्लीय होती है ना ही क्षारीय, इसलिए इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ध्यान रखिए, अम्ल जो होता है वह अम्ल और क्षार को मिलाने से बनता है। जो लवण होता है वह अम्ल और क्षार को मिलाने से बनता है। अम्ल जो होता है बेटा, और जो लवण होता है वह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। जो लवण होता है ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, अम्ल जो है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ध्यान रखिए, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा सदैव निकलती है। क्या निकलती है बेटा, ऊष्मा सदैव निकलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोलिक अम्ल में मिलाते हैं तो बेटा आपका NaCl सोडियम क्लोराइड H2O और ऊष्मा निकलती है। तो चलिए जल्दी से हाँ नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। अम्ल क्या होता है, अम्ल जो है, लवण के बारे में पढ़ रहे हैं, बार बार अम्ल का नाम आ रहा है दोस्तों।
लवण के बारे में पढ़ रहे हैं। लवण, अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण और जल बनता है। लवण की प्रकृति ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है, इसीलिए इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। चलिए अब धीरे धीरे करके हौले हौले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हेडिंग क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। प्यारे साथियों, क्या है बेटा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या बोला बेटा, जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हमने क्या देखा, जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जिस परिवर्तन में एक पदार्थ से नए पदार्थ या पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ध्यान रखिए बेटा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है, भौतिक गुण। ध्यान रखिए, भौतिक परिवर्तन की बात हो रही है, तो ऐसे पदार्थ जिसके भौतिक फिजिकल जो है फिजिकल चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब जैसे, और जिसमें पदार्थ में एक पदार्थ से नए पदार्थ, जिस परिवर्तन में एक पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बात क्लियर है बेटा, समझ जाओ। भौतिक गुण क्या होते हैं, जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन हो तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जब, ध्यान रखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ से नए पदार्थ या पदार्थों का निर्माण होता है उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है, नोट कर लीजिए ताकि जो है आपको चीज़ें याद रहे। हाँ, बिना नोट किए क्लास में कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक चीज़ें नोट नहीं करा लूँगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, बिना स्क्रीनशॉट के काम नहीं चलेगा। कथा सुन लिए हो तो चरणामृत लेना पड़ेगा, तभी जो है फायदा मिलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। भौतिक परिवर्तन, बेटा देखो मैंने लिखा है साइड में, ताकि जो है जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, जो नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहे। इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं, ध्यान रखिए, भौतिक में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ध्यान रखिए, बस भौतिक गुणों में बदलाव होता है। ध्यान रखिए, जो भौतिक परिवर्तन में इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, यह अस्थायी होता है। यह क्या होता है दोस्त, यह अस्थायी होता है। इस परिवर्तन में पदार्थों को उनके वास्तविक रूप, अवस्था आदि में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ये प्रतिवर्त्य होते हैं। क्या होते हैं, ध्यान रखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें हम इस परिवर्तन में क्या करते हैं, पदार्थों को उनके वास्तविक रूप, अवस्था आदि में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात जो भौतिक परिवर्तन होता है वह परिवर्त होते हैं और इनमें बहुत ही कम ऊष्मा या प्रकाश बाहर निकलता है या अवशोषित होता है और इसमें गंध नहीं निकलती है। फिर सुन लीजिए, याद कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स अभी दिखाऊंगा मैं आपको। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम्पल से बनते हैं। भौतिक परिवर्तन, इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, यह अस्थायी होता है। इस परिवर्तन में पदार्थों को उनके वास्तविक रूप, अवस्था आदि में परिवर्तित किया जा सकता है,
अर्थात ये प्रतिवर्त होते हैं और इसमें बहुत ही कम ऊष्मा या प्रकाश बाहर निकलता है या निकलती है और इसमें गंध नहीं निकलती है। इतनी बातों को नोट कर लीजिए। मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी भौतिक परिवर्तन से, रासायनिक परिवर्तन से प्रश्न पूछता है तो वहाँ पे वो जो है आपको एग्जाम्पल देगा और वहाँ पूछेगा कि यह कौन सा परिवर्तन है, या लिखा होगा कि भौतिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। लेकिन जो आजकल ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का पैटर्न का, वहाँ पे मोस्टली नहीं वाले प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं उदाहरण की। बेटा उदाहरण नोट कर लो। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, बादलों का बनना, कपड़े फटना या रबड़ बैंड का खींचना, मक्खन का पिघलना, बल्ब का जलना, पानी का बर्फ या भाप बनना, शीशे का पिघलना, कागज का फटना और पानी में नमक या चीनी का घुलना। ध्यान रखिए, फिर से सुन लीजिए। हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? हम बात कर रहे हैं उदाहरण की। तो मोम का पिघलना, बादलों का बनना, कपड़े फटना, रबड़ बैंड का खींचना, कपड़े फटना और रबड़ बैंड का खींचना, मक्खन का पिघलना, बल्ब का जलना, पानी का बर्फ या भाप बनना, शीशे का पिघलना, कागज का फटना, पानी में नमक या चीनी घुलना, यह सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जल्दी से नोट करिए और स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वह जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट भैया। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। चलिए ले लिया, बिल्कुल। अब आते हैं किस पे दोस्त? अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन पे। किस पे आते हैं बच्चे? रासायनिक परिवर्तन पे। कहाँ गए दोस्त तुम? आराम से नीचे आओ भाई, मेरे विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं, तुम ऊपर चले गए। हाँ चलो नोट करिए। अब बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। किसकी बेटा? रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन में इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। ध्यान रखिए, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है और यह स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी था, उसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है और यह स्थायी होता है। इस परिवर्तन में पदार्थों को उनके वास्तविक रूप, अवस्था आदि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, इस परिवर्तन में पदार्थों को उनके वास्तविक रूप, अवस्था आदि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये अप्रतिवर्त्य होते हैं। बिल्कुल, अर्थात ये अप्रतिवर्त होते हैं। बेटा देखो, इस समय बिल्कुल ध्यान दो, क्लास में आपस में बातचीत नहीं, और जो लोग कुछ बोल रहे हैं बोलने दीजिए, आप बस अपना पढ़ते रहिए। ध्यान कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत लगाइए, टॉपिक पे ध्यान लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आप देखो, मैं भी, मेरा ध्यान बिल्कुल सिर्फ टॉपिक पे है, सिर्फ टॉपिक है। जो बातें कर रहा है करने दीजिए, जो कुछ बोल रहा है करने दीजिए, आप बस पढ़ते रहिए। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है कंटेंट और लेक्चर्स, बस ये इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। इसमें ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश बाहर निकलती है या अवशोषित होती है और इसमें गंध निकलती है। सीधी बात है, जब नए पदार्थ का निर्माण होगा और तो क्या होता है, सीधी सी बात है, ज़्यादा ऊष्मा या प्रकाश बाहर निकलती है और इसमें गंध भी निकलती है। ठीक है, जैसे अब देखो, फिर से सुन लो बेटा, अच्छे से सुन लो, जल्दबाजी नहीं है, आराम सुनो। मैंने क्या बोला? जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है और यह स्थायी होता है। कैसा होता है बच्चे? यह स्थायी होता है। इस परिवर्तन में पदार्थों को उनके वास्तविक रूप, अवस्था आदि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसमें बेटा? आदि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये अप्रतिवर्त्य होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? अर्थात ये अप्रतिवर्त्य होते हैं और इसमें ज़्यादा मात्रा में
ऊष्मा या प्रकाश बाहर निकलती है, ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश बाहर निकलती है और इसमें गंध निकलती है। अब इसके हम उदाहरण को देखेंगे तो इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी कि मोम का पिघलना, ध्यान रखिए अक्सर बेटा मोम से प्रश्न आता है, तो ध्यान रखिए मोम का पिघलना जब पूछेगा तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आप उसको देखिए, उसको समझिए। जो मोम का बेटा पिघलना है, जो मोम का पिघलना है वह कैसा परिवर्तन है बेटा? मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है दोस्तों? यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बात को समझे आप। बहुत ही मोम से मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है। पटाखों का फटना। ठीक है, आगे बढ़ते पहले इतनी बातों का, जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं मेरे बच्चे वो जल्दी से इतनी बातों का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए हाँ बेटा अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, शाबाश। चलिए अब देखो, दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, जीवों का बड़ा होना। चलिए आराम से बताता हूं मैं ताकि आपको आराम रह जाए। देखो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बिल्कुल मोमबत्ती का जलना। मैं नोट करता हूं ताकि पहला पॉइंट, पहला क्या था बेटा? मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना कौन सा बेटा? मोमबत्ती का जलना। और पटाखों का फटना। पटाखों का फटना, चलो ये भी लिखता हूं, मोमबत्ती का जलना, पटाखों का फटना। ठीक, बस पहला, दूसरा, तीसरा। दही का जमना भी क्या है बेटा? यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, बेटा अभी इस पर हम चर्चा करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जीवों का बड़ा होना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, पचना और सड़ना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के फीते का जलना यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। कोयले, लकड़ी आदि का जलना यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल, फिर सुन लीजिए प्यारे साथियों, मैंने क्या बोला? मोमबत्ती का जलना, जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट को ले लें, बाकी लोग चीज़ों को देखें। हाँ, मोमबत्ती का जलना, पटाखों का फटना, दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, जीवों का बड़ा होना, भोजन का पकना और सड़ना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, कोयले, लकड़ी आदि का जलना, कागज का जलना, यह सभी जो हैं आपके प्यारे साथियों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत कई बार प्रश्न लोहे पर जंग से पूछाता है, तो आइए इसको मैं आपको नोट करा दूं। लोहे पर जंग लगना, आइए इसको हम लोग डालिए हेडिंग, लोहे पर जंग लगना। थोड़ा सा पेन को, हाँ, लोहे पर जंग लगना, आइए इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लें। अगले सर आपके आ चुके हैं तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, पहली बात तो लोहे पर जंग लगना, ये आपको पता ही है कैसा परिवर्तन है बेटा? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखिए, इससे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है,
उसके बाद अगली बात क्या होती है बेटा, बिल्कुल जब लोहे की वस्तु को, सीधी बात है, जब लोहे की वस्तु को हम क्या करते हैं, खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर जो है क्या, एक जंग लग जाती है। बिल्कुल हाँ, कैसा, उसके ऊपर एक जो भूरा पदार्थ इकट्ठा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जंग कहते हैं। जब लोहे की वस्तु को खुले मैदान में, जब लोहे की वस्तु को खुले में रख देते हैं तो उस पर भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है, जिसको हम जंग कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व, जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व, जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व है बेटा ऑक्सीजन और नमी। कौन कौन से बच्चे जंग लगने के लिए कौन से हैं, तो ध्यान रखिए ऑक्सीजन और नमी, नोट कर लीजिए ऑक्सीजन और नमी। कौन सा बेटा, ऑक्सीजन और नमी। यह प्यारे साथियों जंग लगने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इन्हीं दो की वजह से बेटा जंग लगती है। और सीधी बात है, जब नमी ज़्यादा होगी तो जंग जल्द लेगी और जब नमी कम होगी तो जंग देर लेगी। लेकिन जंग लगने के दो अनिवार्य तत्व है, नमी और ऑक्सीजन। बिल्कुल हाँ, उसके बाद चलिए बिल्कुल, और जंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग पेंट करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम पेंट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब चीज़ों पर जंग लगता है। हाँ बिल्कुल, एक प्रश्न आपका आया है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लिख लीजिए लोहे पर लोहे पर, ये आया हुआ प्रश्न है, लोहे पर जिंक लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को यशद लेपन, क्या कहते हैं बेटा, यशद लेपन कहा जाता है। क्या कहते हैं, यशद लेपन कहा जाता है। बिल्कुल, क्या कहते हैं बेटा, लोहे पर जिंक या लोहे पर जिंक लगाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। लोहे पर जिंक लगाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहा जाता है। बिल्कुल, इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। बिल्कुल, इतनी बात आप सभी लोग नोट कर लीजिए। बाकी बातें हम लोग जब कल क्लास होगी तो वहाँ इसको और अच्छे से कर लेंगे। चलिए, इतनी बातों को आप सभी लोग नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ, यहाँ तक बातें नोट कर लीजिए। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन और नमी। और लोहे पर जिंक लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं यशद लेपन कहा जाता है। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। हम लोग कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कवि एग्जामपुर। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच।